नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शंस अनाउंस किए जा चुके हैं हमारी पूरी कंट्री में, इंडिया में। और ये इलेक्शंस की डेट आ चुकी है और इन इलेक्शन डेट्स के साथ ही क्या लागू हो चुका है, पूरे देश में लागू हो चुका है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम लोग आचार संहिता कहते हैं। यानी अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे सरकार के ऊपर। तो आइए जानते हैं इलेक्शंस के बारे में। तो ये है हमारा प्यारा भारत। और इसके जो आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं ना, अलग अलग कलर, स्पेसिफिक जो एक कलर है, उस ये आपको ब्लू दिख रहा है, ये वाला नेवी ब्लू दिख रहा है, ये इलाका दिख रहा है। इन सब एरियाज में क्या है, किसी एक ही दिन इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन बहुत लंबा चलने वाला है एक्चुअली में इस साल। तो ये देखिए, ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, ये जो सेंटर में है, और साइड में है अपने ज्ञानेश जी और संधू जी। ये हमारे इलेक्शन एग्जीक्यूटिव हैं। अब जो 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, 543 लोकसभा सीट्स, जिसके थ्रू हम अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, 7 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं। और ये इलेक्शन 44 डेज तक चलेगा, यानी लगभग 1.5 महीने तक ये इलेक्शन चलने वाला है। ओवरऑल अगर बात की जाए 2019 के, इसका कंपैरिजन किया जाए तो 2019 में 91 करोड़ वोटर थे हमारे देश में, जो कि इस साल बढ़ करके लगभग 97 सीआर है, 97 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर 1.8 सीआर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोटर होते हैं सरकार को सेलेक्ट करने में। जो नई जब आबादी होती है, हम कहते हैं भारत युवाओं का देश है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले फेज का जो इलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है 19 अप्रैल को। 102 सीट पे इलेक्शन हो जाएगा इस बार, पहले फेज के अंदर। दूसरा फेज 26 अप्रैल को होगा। 89 सीट्स का इलेक्शन हो जाएगा इस फेज के अंदर। फेज 3 के अंदर क्या हो जाएगा, अपना 7 मई को इलेक्शन होगा। 94 सीट्स पर इलेक्शन हो जाएगा। इस फेज का ध्यान रखिएगा, कोई भी फेज ऐसा नहीं है कि एक फेज किसी एक स्पेसिफिक एरिया में होगा। फॉर एग्जांपल आपको फेज 2 दिख रहा है, ब्लू कलर का है, तो आपको इस मैप के अंदर जितने ब्लू कलर के एरिया दिख रहे हैं, समझ लीजिए इन सब एरियाज में उस दिन इलेक्शन होने वाला है। आपको फेज 1 जो येलो दिख रहा है, तो जो हमारे येलो कलर के फेज हैं, इसका मतलब यहाँ यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं 1 तारीख को, वो 19 अप्रैल को। फेज 3 के अंदर ऐसे ही 7 मई को इलेक्शन हो जाएगा 94 सीट्स पे। जब चौथे फेज में दोबारा 13 मई को इलेक्शन हो जाएगा 96 सीट पर। पांचवें फेज मई को इलेक्शन हो जाएगा 49 सीट्स के ऊपर। सिक्स फेज में 25 मई को इलेक्शन हो जाएगा 57 सीट्स पर। और 1 जून को इलेक्शन हो जाएगा 57 सीट्स पर। यानी इस तरीके से 19 अप्रैल से शुरू हुआ इलेक्शन 1 जून पे जाके इलेक्शन खत्म होगा। और इस सारे वोट की काउंटिंग की जाएगी कब, जून 2024 4 तारीख को। और इस दिन हमको पता लगेगा हमारे देश में नई सरकार किसकी बनेगी, नए प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। तो ये इलेक्शन डेट्स हैं कई सारे स्टेट्स की। कुछ डेट्स बहुत ज्यादा खास है, आपको इससे कई जगह दिख रहा होगा कि ये से आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश के सामने सीट्स लिखी हुई है कि 25 लोकसभा की सीट्स है यहाँ पर। तो जैसे अभी 25 लोकसभा की सीट पे सारी की सारी 25 सीट्स एक ही दिन में वोट डाल दी जाएंगी। और वो कब डाली जाएंगी, फोर्थ फेज, यानी फोर्थ फेज में एक ही बार में पूरे आंध्र प्रदेश में वोट डलवा दिया गया। कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बड़े क्रूशियल है, यहाँ पे सिक्योरिटी को इश्यू हो सकता है, या फिर बहुत बड़ी आबादी है जहां मैनेजमेंट करने में इश्यू आ सकता है। वहां पर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इस बात को कि कई सारे फेजेस में इलेक्शन हो। जैसे आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तो 25 सीट्स पे एक ही दिन में इलेक्शन करवा दिया गया। आप देख सकते हैं ऐसे बिहार, बिहार के अंदर 40 सीट्स हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं बिहार के अंदर हर फेज में चार पांच सीट पर इलेक्शन हो रहा है यहाँ बिहार के अंदर। यही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है यूपी के अंदर भी देखने को मिलेगा। जब आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 8, 8, 10, 13, 14, 14, 13, इस तरह से 7 के 7 फेज में यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलेंगे। सेम यही पैटर्न आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं, तो इसमें 3, 3, 4, 8, 7, 8 और 9, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये तीन स्टेट ऐसे हैं जो कि 7 के 7 फेज में वोट डालने वाले हैं। ठीक है।
अच्छा, कुछ सीट्स ऐसी भी है जैसे आप देख के चल सकते हैं कि एक है अपना ये सीट कहाँ है, जैसे मणिपुर। मणिपुर में आपको पता है कभी काफी हिंसा हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। तो मणिपुर में ऑल दो सीट्स जो है वो केवल दो ही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक सीट्स का इलेक्शन हो जाएगा। मतलब दो सीट है लेकिन उसके लिए भी 2 दिन वोट डलवाए जा रहे हैं। तो ये काफी थोड़ा इस बार क्रूशियल, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जा रहा है हमारा इलेक्शन इस बार का। इस बार के इलेक्शन की खास बातें क्या है, जैसे इस लोकसभा के अंदर होगा क्या कि जो लोग भी 85 ईयर्स या इससे अबव एज के हैं, या फिर 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है जिनके अंदर, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो घर बैठे बैठे ही वोट डाल सकते हैं। इसके लिए जब वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको फॉर्म नंबर 12D जो है वो भर के देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। ऑनलाइन भी भर सकते हैं। दूसरी बात, ये इलेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रैल में शुरू होगा और 1 जून तक चलने वाला। तो ये इलेक्शन बहुत लंबा होगा, लगभग 1.5 महीने का इलेक्शन। ये दरअसल में इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट इलेक्शन है, सेकंड लॉन्गेस्ट इलेक्शन पीरियड है। पहला लॉन्गेस्ट इलेक्शन पीरियड कब हुआ था? 1951 से 1952 में हुआ था पहली बार। तब लगभग 4 महीने लग गए थे इलेक्शन होने में। लेकिन तब वो देश जस्ट आजादी हुआ था और हमारे देश का वो पहला इलेक्शन था। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब वो समझ में आता था। लेकिन आज इतने सालों के बाद इतना ज्यादा लंबा इलेक्शन होना कि 1.5 महीने या 2.5 महीने तक इलेक्शन जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को फिर से सोचना चाहिए कि हम और क्या तकनीक ला सकते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इससे इलेक्शन और ज्यादा। देखिए, जितना लंबा इलेक्शन होगा उतना क्या होता है, सरकारी तंत्र के ऊपर खर्चा आता है, और वो सरकारी तंत्र का खर्चा जो होता है वो एक कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक आम आदमी ही भुगतता है उस बात को। ठीक है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने शायद हमारी बढ़ती आबादी को देख के सुरक्षा के मद्देनजर और एक फेयर इलेक्शन हो सके, शायद इसलिए बहुत लंबा इलेक्शन किया होगा। ये देखिए, जैसे इलेक्शन लॉ की डेट्स आती हैं वैसे ही क्या होता है, पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ये मैं आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे देखिए पूरी डिटेल्स दे रखी हैं, डिटेल में बता रखा है किस जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं किन किन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा उनको। ठीक है, ये बहुत छोटा देख नहीं पा रहे होंगे, मैं इसके लिए आपके लिए एक अलग स्लाइड ले आया हूँ। देखिए, पहली बात, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जब कोई एक्टिविटी करेगा तो कभी भी अपने स्पीचेस में, अपनी भाषण में वो कोई म्यूचुअल हेट नहीं फैला सकता जिससे कोई टेंशन ना डेवलप हो जाए, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, कम्युनिटी के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, लिंग्विस्टिक, यानी किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को, किसी भी जाति को, किसी भी समुदाय या संप्रदाय के खिलाफ नफरत वाले भाषण देना जो होता है वो बैन होता है। यदि किसी नेता को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो मतलब रैलियों में ऐसा करते हुए इलेक्शन कमीशन पकड़ लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जब देखिए आपको पता है जब इलेक्शन होता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज वगैरह क्रिटिसिज्म करती है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आप जब पॉलिटिकल पार्टी का क्रिटिसिज्म करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उनकी पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म करो, आप उनके प्रोग्राम का क्रिटिसिज्म करो, उनके पास्ट रिकॉर्ड का क्रिटिसिज्म करो, और उनके जो काम किए गए हैं उनका क्रिटिसिज्म किया जाए। लेकिन कभी भी आपको उसकी प्राइवेट लाइफ जो है, प्राइवेट लाइफ के ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं करनी है। ठीक है, व्यक्तिगत उसका जीवन कैसा, पर्सनल अटैक से मतलब बचना चाहिए। ठीक है, ये बात भी बताई जाती है जनरल कोड ऑफ कंडक्ट में। इसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कास्ट और कम्युनल फीलिंग के ऊपर कभी भी वोट नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है, आप सीधा ही अपील नहीं कर सकते कि इस जाति के लोग मुझे वोट दें या इस धर्म के लोग मुझे वोट दें, सीधी बात बोली नहीं जा सकती। और जो वर्शिप प्लेसेस है, चाहे वो मॉस्क, मस्जिदें हो जाएं, चर्च हो जाएं, टेंपल हो जाएं, इनको हमेशा इलेक्शन प्रोपेगेंडा से दूर रखना है। इन सब चीजों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। सभी पार्टी और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस इलेक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए, वरना इसे उसने अपराध की सजा दी जा सकती है इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जैसे कि आप समझते वोटर का या देखा होगा, वोटर को लोग सुना होगा पैसा लेके लोग वोट दे देते हैं, है ना, या कोई किसी ने शराब बंटवा दी वैसे वोट दे सकते हैं। तो ये सब जनरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसपे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को ध्यान रखना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर अब बातें तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी हो रही, लेकिन सब कुछ हम अपने पास होते हुए देखते हैं। देखिए,
क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं तो शायद ये एक चैलेंज हो सकता है हमारे सामने कि हम बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं और वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, बट ये रूल है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे इसके ऊपर तो एक्शन ले सकता है। ठीक है, और ये भी एक रूल होता है कि भाई जब जिस दिन पोलिंग स्टेशन जो होते हैं जहां पर वोट डलते हैं, वहां के 100 मीटर के अंदर अंदर कोई भी पार्टी जो है वो पार्टी मीटिंग नहीं हो सकती। जहां पर वोट पड़ रहे होंगे उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पार्टी के लोग खड़े हो सकते हैं, उस 100 मीटर की रेंज में लोग खड़े नहीं हो सकते। उसके बाद जिस दिन वोट पड़ने वाला होता है, जिस दिन वोट पड़ने वाला होता है उससे 48 आवर्स पहले, यानी कि 2 दिन पहले सारा जो इलेक्शन कैंपेन वगैरह होता है वो सब बंद हो जाता है। उस 2 दिन पहले क्या हो सकता है, आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए आपको दिखेगा कि बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार होता है, लेकिन जब वोट डालने वाले होंगे ठीक उससे 2 दिन पहले सारे वोटर जो होते हैं, मतलब सारे कैंपेन जो होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और क्योंकि वोट डालना जो है वो सबका अधिकार है, इसीलिए कहा जाता है कि आप इंडिविजुअल की पीस को, ठीक है, आप ऐसा ना, कोई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कई बार बहुत ज्यादा इलेक्शन में डिस्टर्ब कर देती है, दिन दिन भर डीजे बज रहे होते हैं, दिन दिन भर कोई रिक्शे पे प्रचार हो रहा है, लोग हैं, नारेबाजी है, घर के बाहर एक पार्टी जा रही है, दूसरी पार्टी आ रही है, इस किस्म से क्या होता है कई बार प्रचार होने लग जाता है। और आप देखो कई जगह वो लोग अपने पोस्टर्स वगैरह चिपका देते हैं। तो इसलिए रूल बनाया गया कि भाई आप जो है किसी की होम लाइफ जो है वो अनडिस्टर्ब रहनी चाहिए, आपका प्रचार इतना पीसफुल होना चाहिए। ठीक है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो भी कैंडिडेट है उसका ओपिनियन और उसकी एक्टिविटी ऐसी ना हो किसी को, मतलब उसकी शांति में दुविधा पैदा हो जाए पूरी की पूरी। ठीक है, और जब आपका ओपिनियन एक्टिविटी ऐसा मत भी नहीं करना आपको किसी घर के बाहर जाके पोस्टर चिपका दिया या कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी नहीं करनी। ठीक है, और ये देखिए ये भी स्टेटमेंट लिखा हुआ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी या फिर कैंडिडेट, इनको इजाजत नहीं होगी कि आप किसी के घर के बाहर नोटिस चिपका दो, बैनर लगा दो, कोई स्लोगन किसी की दीवार पे जाके लिख दो, ये बिना परमिशन करना या किसी के घर पे झंडा फहरा देना, ये बिना उस व्यक्ति की इजाजत के ये काम करना जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि अपराध है एक तरीके से। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव प्रचार के वक्त ये भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर दो दो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव प्रचार करने पहुंच जाए, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसा कभी होता है और बाद में इंक्वायरी होती है, जो जो पॉलिटिकल पार्टी गिल्टी पाई जाएगी, जो अपराधी पाई जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के जरिए। हो सकता है वो उनके कैंडिडेट को सस्पेंड कर दें, हो सकता है उनका पार्टी सिंबल ही बिल्कुल जब्त कर लिया जाए, तो बहुत सारे एक्शन है जो लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ इसी जगह पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।